नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2020-21 की ऑल 125 बारे में पूछे गए साइंस से संबंधित 600 क्वेश्चंस की सीरीज का पार्ट सेकंड है, जिसमें अपन 100 और क्वेश्चंस कवर करने वाले। इससे पहले पार्ट फर्स्ट आया था जिसमें 100 क्वेश्चंस कवर किए थे। तो इस प्रकार ये सीरीज कंटिन्यू हो रही है। यदि आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो जरूर चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। टोटल आपके 6 वीडियो में ये सारे पार्ट कवर हो जाएंगे। तो जिन भी कैंडिडेट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना, ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आपको एक साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अक्सर प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल रिपीट होते हैं, तो अंत तक जरूर बने रहेगा। ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल कवर करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या फिर किसी भी अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक पर दे सकते हो। अपनी तैयारी को परखने के लिए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। टेक्स्ट बुक पर प्रैक्टिस आप इस प्रकार से कर सकते हो। सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में अवेलेबल है। मान लेते हैं कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, साथ साथ आप किसी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स की या रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो इन सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको इसी एक पास में मिल जाएंगे। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट 300 प्लस एग्जाम्स के यहाँ पर देख सकते हो। ये 2 वर्ष की वैलिडिटी का पास है और 1 वर्ष की वैलिडिटी का। इसमें यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो एक्स्ट्रा 40 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर एक लाइफ टाइम पास भी अवेलेबल है, जिसमें अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आप कभी भी दे सकते हो। सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा जो एग्जाम में देखने को मिलता है। सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। बचे हुए जो 100 क्वेश्चन है आज इस पार्ट सेकंड के, देखिएगा पहला सवाल, टिन और लेड का ये मिश्र धातु है। टिन और लेड की मिश्र धातु का नाम आपको पूछा है। जो सोल्डर है उसकी सोल्डर मिश्र धातु है, ये किन से मिलकर बनी होती है? तो टिन और लेड की। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है टिन और लेड का क्या अलग अलग परसेंटेज है। तो सोल्डर धातु में टिन यहाँ पर बात करूँ तो 32% है, और जो सीसा है लेड है वो 68% है। तो इनका आपको पता होना चाहिए क्या कंपोजिशन है, कितना परसेंटेज है। तो सोल्डर धातु में लेड है वो 68% है और टिन है वो 32% है। अन्य जो भी इंपॉर्टेंट मिश्र धातु जहां से अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं वो आप देख सकते हो। जो ब्रॉन्ज है, जिसे कांसा बोला जाता है, ब्रॉन्ज है, तांबा और टिन का मिश्रण है। इनका परसेंटेज है, जिसमें कॉपर है 90% और टिन है 10%। तो ये कांसा, ब्रॉन्ज में आपकी कॉपर 90% और टिन है 10%। बात करूं ब्रास की यानी पीतल की, पीतल में तांबा और जस्ता होता है, कॉपर और जिंक, जिसमें कॉपर 70% और जिंक 30% होता है। गन मेटल में क्या होता है? तो गन मेटल में कॉपर, जिंक और क्या होता है? टिन होता है। तो कॉपर, जिंक और टिन का परसेंटेज में कॉपर सबसे ज्यादा 90% है, जिंक आपकी 2% है और टिन 8% है। ये गन मेटल का मिश्रण हो जाएगा। जर्मन सिल्वर है, ये किन से मिलकर बनी होती है? तो जर्मन सिल्वर में आपके यहाँ पर सिल्वर नहीं होता। बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती? तो सिल्वर नहीं होता है, नाम का उल्टा यहाँ पर जर्मन सिल्वर में होता क्या है? तो निकल, कॉपर, जिंक आपके निक्कू जी हो जाएगा। और इनका अलग अलग परसेंटेज भी देख लीजिएगा। तांबा यहाँ पर कॉपर 60% है, जिंक 20 है और निकल भी 20% है। मैग्नीशियम की बात करूँ तो मैग्नीशियम में नाम से स्पष्ट है, मैग्नीज और लियम यानी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम 90%, मैग्नीज 5% पाया जाता है। बाकी बात करें ड्यूरेलियम की, तो ड्यूरेलियम में यहाँ पर एल्यूमिनियम 95, कॉपर 4%, उसके बाद मैग्नीज है 0.5%, मैग्नीशियम है 0.5% है। तो ये ड्यूरेलियम है, इसकी मिश्र धातु का जो कंपोजिशन है। स्टेनलेस स्टील बहुत बार एग्जाम में आ जाता है, तो स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम मिलाया जाएगा। इसमें आयरन, निकल और क्रोमियम याद रखना है। स्टेनलेस स्टील में आयरन होगा, इसके साथ आपके निकल होगा और साथ ही साथ क्रोमियम होगा। सिर्फ और सिर्फ स्टील की बात करें तो लोहा, यानी यहाँ पर लोहा प्लस कार्बन है वो स्टील, ये मिश्र धातु का मिश्रण है, लोहा और कार्बन का। फ्यूज तार है, काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में सवाल एक तो ये पूछा जाता है, परसेंटेज वाइज भी पूछा जाता है। फ्यूज तार किससे मिलकर बनी होती है? तो आप कहेंगे एक तो इसमें लेड होता है, सीसा होता है जो 37% है, साथ ही साथ टिन होता है। फ्यूज तार में क्या होता है? सीसा 37% है और टिन 63% होता है। फिर देख लेते हैं नाइक्रोम, तो लोहा, निकल, क्रोमियम, नाइक्रोम। एल्निको है एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट। घंटा धातु है तांबा प्लस टिन
और सोल्डर जो पूछा गया था। कृत्रिम सोना है एल्यूमिनियम और कॉपर का बनकर होता है। एल्यूमिनियम 10% है, कॉपर 90% है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा गया है अवायवीय श्वसन में पाइरुवेट किस में बदल जाता है। यहाँ पर इस प्रकार पूछा गया था, जब शरीर के मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होती है तो पाइरुवेट टूट कर किस में बदल जाता है। जो दर्द होता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है इसी के कारण। तो ये अवायवीय श्वसन में पाइरुवेट है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और पाइरुवेट है वो लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो ये अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है एवं पाइरुवेट है वो इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। द लार्जेस्ट आर्टरी है यानी शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो सबसे बड़ी है महाधमनी। एरोटा है ये शरीर की सबसे बड़ी धमनी हो जाएगी, महाधमनी। और अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि जीभ में स्वाद रिसेप्टर को क्या कहा जाता है। तो जीभ के अंदर है वो जो स्वाद रिसेप्टर है इसे स्वाद कलिकाएं बोला जाता है। इंग्लिश में बोले तो ये टेस्ट बर्ड्स हो जाएगी, स्वाद कलिकाएं जो स्वाद रिसेप्टर होती है। किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, रिलेट करके पूछा गया था कि हार्ट इज रिलेटेड टू कार्डियोलॉजी, तो किडनी है वो नेफ्रोलॉजी हो जाएगा। जिस प्रकार से जो हृदय है उसका अध्ययन कार्डियोलॉजी है तो किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी बोला जाता है। जापान की मीनामाता आपदा किस प्रदूषण के कारण हुई थी, तो पारा HG के प्रदूषण के कारण जापान में मीनामाता डिजीज है ये हुई थी। नेक्स्ट वन देखिएगा, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया, सभी को पता होगा, इजी सवाल है, रिपीट होता रहता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। और ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कब किया था, तो 1928 में सेंट मैरी हॉस्पिटल जो लंदन में है वहां पर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन का आविष्कार 1928 में किया गया था। वायुमंडलीय दाब किस में मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये मेजर किया जाता है बैरोमीटर में। देखिए वायुमंडलीय दाब किस में मापा जाता है, तो बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट वन देखिएगा, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है। वृक्क यानी यहाँ पर किडनी का पूछा गया है, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कॉल्ड नेफ्रॉन। अगला सवाल देखिएगा, पूछा गया है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है, तो विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण है तो इसे विलयन बोला जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पादप जगत वर्गीकरण में कौन सा भाग नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पर पूरा पादप जगत का वर्गीकरण बता देता हूँ। तो ये पादप जगत है जो दो भागों में विभाजित है। सबसे पहले तो एक क्रिप्टोगैम, दूसरा आपके फेनेरोगैम है, जिसे अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद आप कह सकते हो। आगे ये भी अलग अलग भागों में विभाजित है, जैसे कि अपुष्पोद्भिद जो क्रिप्टोगैम है वो 3 भाग थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में बंटा हुआ है। और जो पुष्पोद्भिद यानी फेनेरोगैम है ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में विभाजित है। इसके आगे भी जैसे कि जो एंजियोस्पर्म है ये आगे 2 और भाग, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में बंटा हुआ है। और थेलोफाइटा की बात करें इसमें शैवाल, कवक और लाइकेन आ जाता है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पादप जगत है ये अपुष्पोद्भिद है जिसमें पुष्प नहीं, और पुष्पोद्भिद है। अपुष्पोद्भिद में थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और उसके बाद पुष्पोद्भिद में नग्नबीजी और आवर्तबीजी होता है। अगला सवाल देखिएगा, जो ब्लड है वो किस प्रकार का टिश्यू है, तो ब्लड है वो संयोजी उत्तक है। कैसा है, कनेक्टिव टिश्यू है, रक्त। और अन्य कौन से कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण है, जो अपनी हड्डी है, ब्लड है, लिम्फ है, ये सभी कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण है। जो स्किन है, त्वचा है, वो एपिथेलियल टिश्यू का उदाहरण है। अगला सवाल देखिएगा, जलती हुई मोमबत्ती में पिघला हुआ मोम किस प्रक्रिया के द्वारा बत्ती पर ऊपर चढ़ता है, तो मोमबत्ती में पिघला हुआ मोम है ये केशिकत्व क्रिया रहती है, इसी के कारण ऊपर चढ़ता है। सहसंयोजी आबंध कोवेलेंट बॉन्ड है वो क्या होता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड यानी जो सहसंयोजी आबंध है ये परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन युग्मों का शेयरिंग होता है। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन इस एलिमेंट से आया, एक इससे आया, तो इनका जो बॉन्ड बनेगा दोनों का सेम यहाँ पर शेयरिंग हो रही है एक एक इलेक्ट्रॉन की, तो ये बंद हो जाएगा आपके सहसंयोजी बंद हो जाएगा। यदि 2 इलेक्ट्रॉन इसके तो 2 इसके ही हो जाएंगे, जिसमें यदि एक इलेक्ट्रॉन है तो वो सिग्मा हो जाएगा, 2 डबल बॉन्ड है तो वो पाई आबंधन है, धातु धातु आबंधन, इस प्रकार के इंटरेक्शन यहाँ पर होता है सहसंयोजी आबंधन में। नेक्स्ट वन, घना किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। घना है वो सनलाइट जो प्रकाश ऊर्जा रहती है उसको केमिकल एनर्जी में, घना प्रकाश ऊर्जा को ये रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है, घना हो जाएगा आपके प्रकाश को रासायनिक में।
इसी प्रकार सेम आपकी प्रकाश संश्लेषण में होता है, जिसमें जो क्लोरोफिल है वो कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा में। आधुनिक विद्युत जनरेटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। आधुनिक जो विद्युत जनरेटर है, डायनेमो है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो सिद्धांत है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये डिस्कवर किया गया था माइकल फेराडे के द्वारा। तो आप कह सकते हो माइकल फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जो जनरेटर है, विद्युत जनरेटर है, वो कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अब बात करूं मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक जनरेटर की, वो किस ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? तो जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। इसके उल्टा मोटर के अंदर होता है, जिसमें विद्युत ऊर्जा है वो केमिकल एनर्जी यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित कर लेती है, उसे क्या कहा जाता है? तो ये समंजन क्षमता का आपको पूछा गया है, जिसके कारण ही वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित करती है और निकट एवं दूरस्थ वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करती है। तो ये समंजन क्षमता हो जाएगा। कृषि व्यवसाय में पेड़ों को व्यावसायिक और गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए खेत में उगाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? इस प्रकार की जो फार्मिंग है उसे क्या कहेंगे? तो ये कृषि वानिकी कहलाएगी, एग्रो फॉरेस्ट्री या फिर इसे फार्म फॉरेस्ट्री बोला जाता है, जिसमें कृषि व्यवसाय में जो पेड़ रहते हैं उनको व्यावसायिक और गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए खेत में उगाया जाता है, फार्म फॉरेस्ट्री हो जाएगी। इसमें किसानों को अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने खेत पर पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। नेक्स्ट वन, यहाँ पर मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? तो मैग्नीशियम यानी Mg हो जाएगा इसका सिंबल। परमाणु क्रमांक की बात करें तो 12 होता है और द्रव्यमान है वो 24 U हो जाएगा। तत्व परमाणु क्रमांक के अलावा और किस कारण दूसरे तत्वों से यूनिक होते हैं? एक तो प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, और इसके अलावा और वो किस टाइप से यूनिक रहेंगे, अलग रहेंगे? तो इसके अलावा प्रत्येक तत्व का जो सिंबॉलिक नेम है वो अलग अलग है। मैग्नीशियम का अलग हो जाएगा, मैंगनीज का अलग है, तो सभी तत्वों का जो सिंबॉलिक नेम भी अलग रहता है। टी एंड कॉफी आर विच टाइप ऑफ क्रॉप्स हैं? तो जो चाय और कॉफी किस प्रकार की फसलें हैं? तो ये बागानी या फिर रोपण कृषि कहलाती हैं। तो ये आपकी बागानी रोपण कृषि। ये जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है इसके अंतर्गत चाय, कहवा, रबड़, कोको, नारियल है, मिर्च, मसाले, केला इत्यादि उत्पन्न किए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है वो लेटेराइट मिट्टी है। अगला सवाल देखिएगा, एडीज मच्छर किस रोग का रोगवाहक है? ये रिपीट हुआ, पार्ट फर्स्ट में भी आपको बता चुका हूँ। एडीज मच्छर है वो डेंगू रोग का रोगवाहक है, जिस प्रकार मलेरिया का रोगवाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है, तो डेंगू है वो विषाणु जनित रोग है। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का देर से जमता है? विटामिन के की कमी से। इजी सवाल है। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? तो प्रोटीन एमिनो एसिड से। किससे? जो एमिनो एसिड की बहुत सारी यूनिट्स आपस में कनेक्ट होकर प्रोटीन बनाती हैं। स्पेशली यहाँ पर 20 विभिन्न प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं जिन्हें प्रोटीन बनाने के लिए काम में लिया जाता है, आपस में जोड़ा जाता है। किस प्रक्रिया के द्वारा, कौन सी जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा खमीर है वो शर्करा को, खमीर है ये शर्करा को कन्वर्ट कर देगा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जो उपापचय उत्पाद है उसमें चेंज करता है? तो ये प्रक्रिया कहलाती है किण्वन के द्वारा। इसी प्रक्रिया के दौरान जो खमीर है वो शुगर को इथेनॉल इत्यादि में बदल देता है। स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर यानी जो जानवर है उनका अध्ययन है, उनके व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इथोलॉजी कहलाएगा। इसके उल्टा बात करूं, मानव व्यवहार का अध्ययन है वो कहलाता है साइकोलॉजी। नेक्स्ट वन देखिएगा, आधुनिक मरकरी थर्मोमीटर के आविष्कारक कौन है? तो मरकरी थर्मोमीटर के आविष्कारक है वो फॉरेनहाइट है, डैनियल फॉरेनहाइट है वो आधुनिक मरकरी थर्मोमीटर का इन्होंने आविष्कार किया था। सबसे पहले 1709 में इस थर्मामीटर के प्रारंभिक संस्करण में एल्कोहल का उपयोग किया जाता था। उसके बाद 1714 में फॉरेनहाइट ने एक मरकरी थर्मोमीटर को इसी पैमाने के उपयोग करके विकसित किया था। प्लांट्स विथ हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर कॉल्ड एज है, जो छिपे हुए प्रजनन अंग वाले पौधों को क्या कहा जाता है? यानी यहाँ पर पूछा गया है क्रिप्टोगैम के बारे में। तो ऊपर अपन ने देखा था क्रिप्टोगैम और फेंड्रोगैम है, जिसमें जो क्रिप्टोगैम है ये हो जाएगा आपके अपुष्पोद्भिद, जिसमें थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा आते थे। तो छिपे हुए प्रजनन अंग वाले पौधे हैं ये क्रिप्टोगैम, एक ऐसा पौधा जो फूल या बीज के बिना बीजाणुओं के द्वारा प्रजनन करता है। नेक्स्ट वन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है थियोफ्रस्टस है वो किसके जनक हैं? तो बोटनी के जनक है, फादर ऑफ बोटनी है वो है थियोफ्रस्टस।
फ्रस्टस है। बाकी बात करूँ जूलॉजी की पता कौन है फादर ऑफ जूलॉजी, तो वो है एरिस्टोटल। और जो मॉडर्न बॉटनी के जो जनक कहा जाता है वो लिनियस है। मेडिसिन की बात करें तो हिप्पोक्रेट्स हो जाएंगे। और माइक्रोबायोलॉजी है ये है एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक है। बायोलॉजी के भी एरिस्टोटल है। अगला सवाल देखिएगा, पदार्थ की प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया था? पदार्थ की प्रकृति का सिद्धांत है वो जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत दिया था। तो ये डाल्टन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, बायोगैस में कौन सी गैस सबसे अधिक 75% तक होती है? तो बायोगैस में सर्वाधिक गैस है वो मिथेन का परसेंटेज है, वो 50 से लेकर 75% तक रहता है। मिथेन बायोगैस में सर्वाधिक परसेंटेज 50 से 75 है। बाकी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रहती है 25 से 50%। आवरण रहित बीज वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो आवरण रहित पूछा गया। देखिए आवरण रहित जो बीज वाले पौधे हैं जिस पर आवरण नहीं होते तो वो नग्न बीजी हो जाएंगे, या फिर आवर्त नहीं है अनावर्त बीजी है तो जिम्नोस्पर्म का यहाँ पर पूछा गया है। तो इनके बीज हैं वो फूलों में पनपने और फलों में बंद की बजाय छोटी टहनियों या शंकुओं में खुली अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे साइकस है, पाइनस है, देवदार है, तालिस पत्र जो यू है, पर्सरल है, ये सभी इनके प्रमुख उदाहरण हैं। आयोडीन की कमी से किस ग्रंथि में सूजन आ जाती है? तो आयोडीन की कमी से जो घेंगा रोग हो जाता है थायराइड ग्रंथि में सूजन के कारण। कोशिका की ऊर्जा इकाई है तो ये एटीपी हो जाएगी, कोशिका की ऊर्जा इकाई है। जो भी कैंडिडेट है वो कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके बताना एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, इजी सवाल है। और जो एटीपी है इसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन के ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा मुक्त होती है तो यहीं पर ऊर्जा एटीपी के रूप में स्टोर होती है, संचित होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर प्लांट है, शक्ति ग्रह कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था कि एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? तो 38 अणु एटीपी का निर्माण होता है। कौन सा उपकरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये मैं ऊपर बता चुका हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर है, वो जनरेटर है, ये कार्य करता है, विद्युत जनरेटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मृत कोशिकाओं का निष्कासन या अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कौन सा कोशिका का अंग करता है? तो मृत कोशिकाओं का निष्कासन है ये लाइसोसोम करता है। इसलिए आपको पता होगा लाइसोसोम को कोशिका के आत्मघाती थैली कहा जाता है। इसका मुख्य काम है वो पाचन करना रहता है, तो लाइसोसोम हो जाएगा। किससे इलेक्ट्रॉन की खोज हेतु नोबेल प्राइज दिया गया था? तो यानी आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। कब? 1897 में की थी। बाद में इन्हें 1906 में नोबेल प्राइज मिला था भौतिक विज्ञान का। हु सेड दैट लाइटिंग एंड स्पार्क इन क्लॉथ इज सिमिलर, जो फिनोमेन है, तो किसने कहा था कि बिजली और कपड़े में जो चिंगारी है वो एक समान घटना है? तो ये कहा था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिखाया कि बिजली और आपके कपड़ों में निकली चिंगारी एक ही घटना है। 1752 में ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। विद्युत ऋणात्मकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो किस में रहती है? तो यहाँ पर जो नॉन मेटल है वो एक विद्युत ऋणात्मकता दर्शाएगी। आपको पता होना चाहिए जो नॉन मेटल रहती हैं, अधातु रहती हैं, उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो मेटल की बजाय ज़्यादा होती है। जो फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये नॉन मेटल है। नेक्स्ट वन, किस बंद हॉल में ध्वनि का परावर्तित होकर बार बार टकराना क्या कहलाता? तो अणुरणन का यहाँ पर पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपकी रिवर्ब्रेशन है, अनुरणन है, जिसमें जो बंद हॉल में ध्वनि बार बार परावर्तित होकर टकराती है। अगला सवाल देखिए, ब्लड में ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के सभी टिश्यू तक ले जाने में कौन सहायक है? तो ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन। कौन सहायक है? जो ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के सभी टिश्यू तक ले जाता है, हीमोग्लोबिन। अगर किसी व्यक्ति की किडनी काम करना बंद करती है तो उसके उपचार हेतु किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो किडनी के काम करना बंद करने पर यहाँ पर जो प्रक्रिया अपनाई जाती है तो इसे हेमोडायलिसिस कहा जाता है। तो अपहोन जो डायलिसिस है जिसमें रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि होती है, इस डायलिसिस की प्रक्रिया को तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति का जो वृक्क है, गुर्दा है, यानी जो किडनी है वो सही से काम नहीं कर रही है। अगला सवाल देखिएगा, पूछा गया है मछली के श्वसन संबंधित असत्य कथन कौन सा है? तो मछली के श्वसन संबंधित यहाँ पर जो स्टेटमेंट दे रखे थे कि हृदय है वो 2 चैम्बर युक्त होता है और इसका जो ब्लड सर्कुलेशन है ये एक कंप्लीट साइकिल रहता है, इसका कंप्लीट साइकिल बनाता है और गलफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है। कौन सा असत्य कथन यहाँ पर पूछा गया है? तो यहाँ पर ये तो करेक्ट दे रखा है, हृदय है, फिश का हृदय 2 चैम्बर युक्त होता है और जो फिश है सिंगल सिस्टेमिक सर्किट फॉर ब्लड, यानी यहाँ पर जो
फिश रहती हैं उसका एक सिंगल सिस्टेमिक सर्किट रहता है ब्लड का, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। जितने भी यहाँ पर रेप्टाइल्स हैं उनके जो हृदय रहता है जिसमें 2 एट्रिया एवं 1 वेंट्रिकल यानी 3 चैम्बर का रहता है रेप्टाइल्स में, और जो क्रोकोडाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, इनका हृदय 4 चैम्बरयुक्त होता है। और फ्रॉग की बात करूँ तो फ्रॉग का हृदय भी 3 चैम्बर का होता है। नेक्स्ट में देखिएगा कौन सी ग्रंथि हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में पाई जाती है और जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि सभी को पता है, इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। इसका आकार मटर के दाने जैसा होता है, जो हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में पाई जाती है। वजन 0.6 ग्राम होता है। सॉफ्ट ड्रिंक को फिज करने के लिए कौन सा एसिड मिलाया जाता है? तो सॉफ्ट ड्रिंक को फिज करने के लिए यहाँ पर जो एसिड मिलाया जाता है वो है कार्बोनिक एंड फॉस्फोरिक एसिड है। साथ ही साथ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2 गैस भी मिलाई जाती है। तो ये कार्बोनिक एंड फॉस्फोरिक एसिड मिक्स किया जाता है उसको फिज करने के लिए। कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ नहीं है? विद्युत रोधी पदार्थ इनमें से कौन सा नहीं है? तो मनुष्य विद्युत रोधी नहीं है, मनुष्य में धारा प्रवाहित होती है, सुचालक है ये। बाकी सूखी लकड़ी, बेकेलाइट है, एब्सेस्टस है, चीनी मिट्टी, कागज, PVC, ये सभी कुचालक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट में देखिएगा कौन सा विद्युत उपकरण विद्युत प्रवाह के तापीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम नहीं करता है? तो विद्युत प्रवाह के तापीय प्रभाव के सिद्धांत पर यहाँ पर फैन काम नहीं करता। बाकी इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर है, फिलामेंट लैंप्स हैं, ये सभी तापीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। प्रथम रोबोट जिसे मानव का दर्जा दिया गया था, तो सोफिया प्रथम रोबोट है जिसे मानव का दर्जा किस देश में दिया गया था, जो सिटीजनशिप रही है, नागरिकता, वो सऊदी अरब है। सऊदी अरब देश ने 2017 में सोफिया रोबोट को अपना नागरिक का दर्जा दिया है। बाकी जो मैं बात करूं, रश्मि दुनिया की पहली हिंदी भाषी और भारत की पहली यथार्थवादी लिप सिंकिंग ह्यूमनॉइड रोबोट है, वो भारत की रश्मि नाम है उसका। और ये मानव है जो भारत का, इंडिया का फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट है, इसका नाम है मानव। नेक्स्ट में देखिएगा संयुक्त राष्ट्र द्वारा हेल्थ से संबंधित कौन सा संगठन कार्य करता है? तो WHO हो जाएगा, हेल्थ से संबंधित जो संगठन कार्य करता है। तो ये अलग सवाल यहाँ पर इंक्लूड हो गया कोई ना। वोल्टमीटर किसको मापने के उपकरण है? तो वोल्टमीटर है ये विभव को मापने के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विभव मापी है वोल्टमीटर, विभव और विभवांतर को मापता है। वोल्टमीटर है ये समानांतर क्रम में कनेक्ट होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपोर्टेंट फैक्ट है। इसके आविष्कारक हैं वो है क्रिश्चियन और स्टेड। अगला सवाल देखिएगा कौन सा द्रव है या फिर जो फ्लूइड है वो छोटी आंत से वसा को ले जाता है? छोटी आंत जो स्मॉल इंटेस्टिन है, इससे वसा को कौन सा फ्लूइड कैरी करता है? लस्सी का है, तो लिम्फ है ये कैरी करता है। फ्लूइड है कौन सा द्रव? लिम्फ। इस फ्लूइड का नाम लिम्फ है। जो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहां से वसा को ले जाता है। तो लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्सॉर्ब्ड फैट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन है। और लसिका में श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिएगा भू आकृतियों और उनको आकार देने वाली प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो भू आकृति विज्ञान हो जाएगा। इंग्लिश में बोले तो जियोमॉर्फोलॉजी का यहाँ पर पूछा गया है, जो भू आकृति और उनके आकार देने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। जो आईलैश है, पलकें हैं, उनको वॉश करने के लिए, धोने के लिए कौन सा एसिड का प्रयोग होता है? तो पलकों को वॉश करने के लिए बोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो इसे मायोपिया बोला जाता है। नाम का इसमें उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो आपको स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु यहाँ पर स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, और इसको मायोपिया बोला जाता है। इसके उपचार में अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष के उपचार में जो कॉनकेव लेंस है उसका प्रयोग किया जाता है। और जो फायर साइटेड इसे कहा जाता है हाइप्रोपिया। जो दूर दृष्टि दोष है इसे हाइप्रोपिया बोला जाता है, जिसके उपचार में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिएगा पूछा गया पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये ऑर्निथोलॉजी हो जाएगा। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। भोजन पाचन चरणों का सही क्रम बताना है। भोजन में जो भोजन का पाचन होता है शरीर में, वो कौन से चरणों से गुजरता है? तो इनके 5 प्रमुख चरण होते हैं, जिनकी ट्रिक है आई डैड। क्या है आई डैड? यानी सबसे पहले यहाँ पर इंजेक्शन होगा, अंतःग्रहण होगा, उसके बाद डाइजेशन होता यानी पाचन होगा। तो अंतःग्रहण, फिर डी यानी डाइजेशन पाचन होगा, उसके बाद एब्सॉर्प्शन होगा, ए यानी अवशोषण हो जाएगा, फिर यहाँ पर स्वांगीकरण हो जाएगा, और लास्ट में आपके उत्सर्जन हो जाएगा। तो ये 5 चरण है, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण होगा, स्वांगीकरण होगा और उत्सर्जन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि बोनापन किसके कारण होता है? जो बोनापन है वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित ग्रोथ हार्मोन का न बनने का कारण रहेगा।
बोनापन हो जाना। तो बोनेपन की वजह है जो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहां से ग्रोथ हार्मोन नहीं बनता है और ये एक आनुवंशिक भी होता है। एक अंडा या शुक्राणु कोशिका में आनुवंशिक परिवर्तन हो जाता है। अगला सवाल देखिएगा, ब्लैक फीवर यानी काला जार किसके कारण होता है? तो काला जार है ये लिस्मानिया से, जो एक कोशिकीय परजीवी लिस्मानिया है, इसी से काला जार होता है। भारत में काला जार फैलाने वाली जो रोगवाहक मक्खी है वो है बालू मक्खियां, जिसके कारण काला जार भारत में फैलता है। ये एक कोशिकीय परजीवी लिस्मानिया है। अगला सवाल देखिएगा, मानव शरीर वृद्धि के लिए किस ग्रंथि का हार्मोन जिम्मेदार रहता है? तो शरीर की वृद्धि के लिए सभी को पता होगा पीयूष ग्रंथि का हार्मोन जिम्मेदार है, लेकिन ऑप्शन में स्टूडेंट को कंफ्यूज किया गया था, एक्सटीरियर इंटीरियर इस प्रकार करके दे रखा था। तो एंटीरियर यानी जो अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि है उसी का जो हार्मोन की वृद्धि हार्मोन कहलाता है। अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि का जो हार्मोन रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, जो एंटीरियर है स्पेशली, इसी से ग्रोथ हार्मोन जिसे सोमेटोट्रोपिन बोला जाता है वो स्रावित होता है, जो वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। अगला सवाल देखिएगा, भर्जन जो रोस्टिंग है इसमें सल्फाइड के अयस्क को किस में बदला जाता है? तो अयस्क को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो वायु की अधिकता में होगा ये। तो सल्फाइड के जो अयस्क हैं उनको गलनांक से अधिक ताप पर जब गर्म करेंगे तो वो उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें यहाँ पर एक निस्तापन भी होता है, जब किसी सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, निस्तापन में वायु नहीं होती है और भर्जन में वायु की अधिकता में होता है, तो वायु के अनुपस्थिति में इसके गलनांक बिंदु से कम ताप पर गर्म किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। और निस्तापन विधि के दौरान ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट अयस्क को धातु अयस्क में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, ए मिक्सर ऑफ NH4Cl एंड NaCl कैन बी सेपरेटेड बाय विच मेथड है? तो इनका जो मिक्सर रहेगा अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का, उसको अलग करना है तो किस विधि से अलग करेंगे? तो इस विधि का नाम है दोस्तों सब्लिमेशन, जो ऊर्ध्वपातन होता है, जिसमें डायरेक्टली ठोस से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का जो मिश्रण है, इनमें से अमोनियम क्लोराइड को ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने पर ये दूधिया क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर अविलेय कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। चूने का पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप CO2 से रिएक्शन करेंगे तो ये अविलेय हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो दूधिया रंग बना देगा। समसूत्री कोशिका विभाजन या समसूत्रण के किस चरण में दो गुणसूत्र नाभिक के पास आ जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर जिस भी कैंडिडेट को पता है कमेंट करके बता देना। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज है वो चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने नाम दिया था और गोल्डस्टीन ने खोज की थी। पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या मिलाते हैं? तो पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। तो ये जल की स्थायी कठोरता जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट या नाइट्रेट के कारण जल की स्थायी कठोरता रहती है। और जल की अस्थायी कठोरता है कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। अस्थायी कठोरता को क्लार्क विधि से, जिसमें कठोर जल की अभिक्रिया बुझे हुए चूने से कराई जाती है और इसी से यहाँ पर दूर की जाती है कठोरता। और पानी की जो स्थायी कठोरता उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाने से दूर की जाती है। अगला सवाल, किस वैज्ञानिक के सम्मान में रेस्पेक्ट में ध्वनि के आशा यूनिट का नाम रखा गया? तो ध्वनि की तीव्रता की जो यूनिट है, ध्वनि की तीव्रता वो डेसिबल में व्यक्त की जाती है। तो ये अलेक्जेंडर ग्राम बेल के नाम पर, जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था, इन्हीं के रेस्पेक्ट में। बाकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है ध्वनि की आवृत्ति को मेजर किया जाता है वो हर्ट्ज में किया जाता है, हेनरिक हर्ट्ज के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट देखिएगा, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? तो ग्रहों की गति के नियम है दो दिए हैं केपलर के द्वारा 1609 से 1619 के मध्य में 3 नियम दिए गए थे ग्रहों की गति के बारे में। प्रथम नियम को कक्षाओं का नियम बोला जाता है, जिसमें सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। जितने भी ग्रह हैं सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार जो कक्षाएं हैं उनमें गति करते हैं। तो सूर्य कहाँ रहेगा? सूर्य इस दीर्घवृत्त के किसी एक फोकस पर होता है। 2 फोकस रहते हैं दीर्घवृत्त में, तो किसी भी एक फोकस पर सूर्य रहेगा। सेकेंड जो नियम है केपलर का वो है क्षेत्रीय चाल का नियम। तीसरा है परिक्रमण काल का नियम। नेक्स्ट देखिएगा, 1817 में किस रसायनज्ञ ने 3 तत्वों का त्रिक बनाया था? तो 3 तत्वों का जो त्रिक बनाया था वो डोबेराइनर ने। तो डोबेराइनर का त्रिक बोला जाता है। इस त्रिक में क्या बताया उन्होंने कि परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर जो 3 तत्व रखे थे परमाणु द्रव्यमान की बढ़ते आरोही क्रम में, तो उन्होंने क्या पाया कि बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है, बीच वाले 3 तत्वों में से जो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान है वो अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। जैसे कि बीच वाला तत्व ये सोडियम है, जैसे ये इन्होंने एक ट्रिक बताया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का। तो बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान है वो अन्य 2 तत्वों का औसत होगा। तो 7 +
39/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके 46/2 यानी 23 हो गया ना, इसका एवरेज है। इसी प्रकार और इन्होंने त्रिक बनाए थे, जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का बनाया था, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का बनाया था। कैल्शियम ऑक्साइड का अन्य नाम क्या है, तो CaO को ये बिना बुझा हुआ चूना बोला जाता है। क्विक लाइम का ये फॉर्मूला है, कैल्शियम ऑक्साइड है CaO। और बाकी यहाँ पर जो बुझा हुआ चूना है, जैसे चूने का पानी भी बोला जाता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सभी सवाल पार्ट फर्स्ट में बता चुका हूं मैं आपको। विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता माप रहे हैं आप, यानी विलयन का पता कर रहे हैं कि अम्लीय है या फिर क्षारीय है, तो पीएच स्केल के माध्यम से ये प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए। तो इसमें पीएच करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, पूछा गया है कौन सा यौगिक 373 केल्विन पर गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है और उसका प्रयोग खिलौने और सजावटी सामान बनाने में होता है। यानी यहाँ पर बात हो रही है कौन सा यौगिक, जिप्सम है। जिप्सम को यदि आप 373 केल्विन जो तापमान है उस पर गर्म करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला दे रखा है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और पीओपी का प्रयोग किया जाता है खिलौना बनाने में, सजावटी सामान बनाने में। नेक्स्ट वन देखिएगा, यहाँ पर ये रिएक्शन आप देख सकते हो, जो जिप्सम कन्वर्ट हो रहा है 373 केल्विन गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और जो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट ग्लैंड है वो पीनियल ग्लैंड है जो ब्रेन में रहती है। अगला सवाल देखिएगा, किडनी की किस इकाई के द्वारा रक्त को छाना जाता है, तो नेफ्रॉन जो वृकाणु है इसी के द्वारा। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है बोमन संपुट क्या है, तो प्रत्येक वृकाणु में एक कप की आकृति की संरचना होती है जिसे बोमन संपुट बोला जाता है। नेफ्रॉन जो किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कौन सा आंख का भाग नहीं है, ऑप्शन में कोकली दे रखा था, कोकली आंख का भाग न होकर ये कान का भाग है, जो आंतरिक कान है उसी का पार्ट है। आंख के भाग में आइरिस आ जाएगा, आपके कॉर्निया है, पुपिल है, ये सभी रेटिना वगैरह आंख के भाग हैं। प्रतिरोध की यूनिट है ओम हो जाएगी। एस्टर का रासायनिक सूत्र क्या है, एस्टर का जो रासायनिक सूत्र है RCOOR, तो ये एस्टर का रासायनिक RCOOR हो जाएगा। तो ये एस्टर का फॉर्मूला हो जाएगा RC हो जाएगा। और बहुत बार कार्बोक्सिलिक एसिड का पूछा जाता है तो RC OOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है। ईथर का है ROR है, RCOOR है, एस्टर का ROR है, ये ईथर का है। एल्डिहाइड का है RCHO हो जाएगा। कीटोन का है RC ये कीटोन का है। एल्कोहल का ROH है। कमरे के तापमान पर कौन सी धातु लिक्विड अवस्था में रहती है, कमरे के तापमान पर मरकरी है वो लिक्विड अवस्था में रहती है। यहाँ पर धातु का पूछा जाता है, कौन सी धातु है वो द्रव अवस्था में मरकरी है। अधातु पूछ ले कमरे के तापमान पर कौन सी अधातु लिक्विड अवस्था में रहती है, तो वो ब्रोमीन हो जाएगा। अगला सवाल लिखिएगा, पूछा गया है ईलियम, प्यूबिस और स्कियम ये शरीर के किस अंग के भाग हैं, तो ये ईलियम, प्यूबिस और स्कियम हैं, ये शरीर के हिप बोन रहती हैं, जो पीछे में हिप बोन है, इसी के ये 3 पार्ट हैं। ये आपके ईलियम है, इसके अलावा ये जो ग्रीन वाली है ये स्कियम है, और जो येलो वाली है ये प्यूबिस है। तो ये हिप बोन है, हिप की हड्डियां हैं। पादप में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, पादप हार्मोन कौन से, पादप में बहुत से हार्मोन है, साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, एब्सिसिक एसिड है, एथिलीन है, ये सभी पादप हार्मोन हैं। और जो तने की वर्दी में सहायक है वो जिब्रेलिन होता है। कोशिका विभाजन और बीज के अंकुरण में साइटोकाइनिन सहायक है। गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा, तो ये एथिलीन है, जो चौड़ाई की वृद्धि में सहायक रहता है। पौधे की वृद्धि को रोकने वाला वृद्धिरोधी हार्मोन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, वृद्धि को रोकता है, तो ये एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। ऑक्सिन है, ये जड़ की वृद्धि को कंट्रोल करता है, पत्तियों को झड़ने और फलों को गिरने पर कंट्रोल करता है। कौन सी गैस रूम तापमान पर ग्रीनिश येलो कलर की होती है, तो ग्रीनिश येलो कलर की जो गैस होती है कमरे के तापमान पर वो फ्लोरीन रहेगी। येलो और ग्रीनिश येलो कलर की रहेगी, फ्लोरीन गैस है। क्लोरीन है ये ग्रीन कलर की रहती है, लेकिन ब्रोमीन है वो रेड कलर की रहती है। और जो बात करूं यहाँ पर मैं आयोडीन की और एस्टेटाइन की, ये ब्लैक कलर की रहती है। तो जो भी 17वें ग्रुप के एलिमेंट हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सभी फ्लोरीन वगैरह, तो इसमें फ्लोरीन गैस है वो ग्रीनिश येलो है, क्लोरीन आपके ग्रीन है, ब्रोमीन रेड है, आयोडीन और एस्टेटाइन है वो ब्लैक कलर की रहती है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, तो आधुनिक आवर्त सारणी की बात करूं तो हेनरी मोजले ने दी थी ये आवर्त सारणी। इन्होंने बताया आधुनिक आवर्त सारणी में किसी भी तत्व के रासायनिक और भौतिक गुण है वो परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है, तो वर्गीकरण परमाणु क्रमांक पर किया गया था। साइक्लोन 30 का संबंध किस रोग के उपचार में है, तो कैंसर के उपचार में साइक्लोन 30 का प्रयोग
किया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटनीय है। जैव अपघटनीय में जो पेड़ पौधे हैं वो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लांट। चांदी को हवा में खुला छोड़ने पर काली क्यों पड़ जाती है। एनटीपीसी में बहुत से शिफ्ट में ये रिपीट हुआ है। चांदी को हवा में खुला छोड़ने पर काली पड़ने का कारण है हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया कर रही है, वो हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करेगी और सिल्वर सल्फाइड बनाएगी जो एक ब्लैक फॉर्म में रहता है, सिल्वर सल्फाइड है, इसी के कारण वो काली दिखाई देती है। चांदी को हवा में खुला छोड़ने पर सिल्वर सल्फाइड बन जाती है जब वो हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करती है। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है काला जार किसके कारण होता है। रिपीट हो गया है, लिस्मानिया के होता है। पादप कोशिका में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है, यानी जो जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता, तो कौन सा कोशिकांग है वो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो लवक जो प्लास्टिड है और सेल वॉल है, कोशिका भित्ति और जो लवक है प्लास्टिड है वो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी जंतु कोशिका के ये कोशिकांग नहीं है। कोशिका भित्ति रहती है जो पादप कोशिका की वो सेलुलोज से बनी होती है। आपको पूछ ले कौन सा कोशिकांग है वो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता लेकिन जंतु कोशिका में पाया जाता है। जो सेंट्रोसोम जिसे तारककाय बोलते हैं आप, तो तारककाय है वो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है और कोशिका विभाजन में ये सहायता करता है। पादप कोशिका में ये तारककाय नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट वन देखिएगा, पूछा गया है जीवों की कोशिकाओं में बिना ऑक्सीजन शोषण प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जीवों में जो कोशिकाएं हैं उसमें बिना ऑक्सीजन शोषण की प्रक्रिया को अवायवीय शोषण बोलेंगे आप, एनोर्बिक रेस्पिरेशन हो जाएगा। इसमें ऑक्सीजन की बजाय किसी अन्य तत्व या यौगिक को ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके लिए 4 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं, तो जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सूर्य का प्रकाश है और क्लोरोफिल है। ये 4 महत्वपूर्ण घटक है पौधे में फोटोसिंथेसिस के लिए। स्थूल कोण उत्तक यानी कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा ये किस प्रकार के उत्तक है, तो कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा है तो ये सरल स्थायी उत्तक। इसी में पूछ लिया है सरल स्थायी उत्तक में कौन से प्रकार हैं, तो जो स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा है ये मैकेनिकल टिश्यू है। सरल स्थायी उत्तक में ये मैकेनिकल टिश्यू है। मैकेनिकल टिश्यू में भी जो स्क्लेरेनकाइमा है इसमें लिग्निन होता है, इसलिए आपको पूछ रहे लिग्निन के बिना सरल यांत्रिक उत्तक कौन सा है, तो वो कोलेनकाइमा है जिसमें लिग्निन नहीं होता है, स्क्लेरेनकाइमा में होता है। ये दोनों ही मैकेनिकल टिश्यू है। सरल स्थायी उत्तक में 3 प्रकार के उत्तक हैं, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और पेरेनकाइमा है। ये उत्तक समरूप कोशिकाओं के बने होते हैं इसलिए सरल स्थायी उत्तक हैं। और इन्हीं 3 उत्तकों की बात करूं अलग अलग विशेषताओं की, तो स्क्लेरेनकाइमा है इस उत्तक की कोशिकाएं मृत होती हैं, लंबी होती है, संकरी तथा दोनों सिरों पर ये नुकीली होती हैं। और स्क्लेरेनकाइमा का काम है पादप को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। पेरेनकाइमा की बात करूं तो ये जो उत्तक है ये पादप को कोमल भागों में, पादप के जो कोमल भाग है वहीं पर पाया जाएगा, पेरेनकाइमा है। पेरेनकाइमा का मुख्य कार्य है भोजन को स्टोर करेगा। और जो कोलेनकाइमा है ये उत्तक कोलेनकाइमा लचीलापन के साथ दृढ़ता प्रदान करता है। और ये तो हो गए सभी इस सरल स्थायी उत्तक है। जटिल उत्तक कौन से, जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम जल का और फ्लोएम जो फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है पौधों में। नेक्स्ट लिखिएगा आप कोशिका का शक्ति गृह पावर हाउस कौन सा है, तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया है। जो एटीपी को कोशिका की ऊर्जा कहते हैं ना, वही एटीपी है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो ऊर्जा मुक्त होती है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। और प्रोटीन की फैक्ट्री बोला कोशिका का जो पावर हाउस तो हो गया आपके माइटोकॉन्ड्रिया। जो प्रोटीन की फैक्ट्री है वो कोशिकांग कौन सा है, राइबोसोम है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली बोलते हैं और कोशिका झिल्ली ये कोशिका का रक्षक है। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स किस दरों में होती हैं, ये तीनों ही कौन से दरों में पाई जाती हैं, तो प्लाज्मा ये कुल रक्त की मात्रा का 55% है वो प्लाज्मा होता है और 45% है वो ब्लड सेल होती हैं। और स्पेशली यहाँ पर मैं प्लाज्मा की बात करूँ तो प्लाज्मा में क्या होता है, 91 से 92% पानी होता है, 8 से 9% है उसमें सॉलिड रहेगा। तो प्लाज्मा है जो रक्त का 55% है, ब्लड में 55 प्लाज्मा है, 45 है जो ब्लड सेल्स हैं। तो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स हैं ये आपके प्लाज्मा में ही पाई जाती हैं, उसी में रहती हैं। निम्न में से कौन सा रोग वायरस जनित नहीं है, इनमें से जो वायरस जनित है वो ये टीबी वाला हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस है। इसका कारण है बैक्टीरिया से होता है। ये कौन से बैक्टीरिया से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है टीबी रोग है। तो वायरस जनित रोग की ट्रिक में बता चुका हूं इससे पहले भी पार्ट फर्स्ट में। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गए, यानी रेबीज, खसरा, हर्पीज, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस है, ट्रेकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू ज्वर, गलसोद और इन्फ्लुएंजा है, ये सभी वायरस से होते हैं। ध्वनि का
वेग है वो ठोस से गैस में जाने पर क्या बदलाव आता है, तो ध्वनि का वेग है वो कम हो जाएगा ठोस से गैस पर जाने पर। ठोस में सबसे अधिक होता है, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम। बोन टू बोन है वो आपस में जो कनेक्ट होती है हड्डी, आपस में जो दो हड्डियां हैं, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला जो संयोजी ऊतक है वो कौन सा है, तो ये लिगामेंट्स हो जाएगा जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। और जो टेंडन है ये मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, ये जो संयोजी ऊतक टेंडन है ये मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है और लिगामेंट है वो हड्डी को हड्डी में जोड़ता है। अगला सवाल देखिएगा, नीला थोथा ब्लू विट्रियल है वो किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है, तो कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा बोला जाता है। नीला थोथा को तूतिया या कॉपर सल्फेट, ये जो अकार्बनिक यौगिक है इसी का रासायनिक सूत्र है CuSO4 कॉपर सल्फेट नीला थोथा। अगला सवाल देखिएगा, पूछा गया यहाँ पर, गर्भ अवस्था में भ्रूण या फिर बच्चे को पोषण किससे प्राप्त होता है, तो गर्भावस्था के दौरान है जो भ्रूण एम्ब्रियो या फिर बच्चा रहता है उनको पोषण है वो अपर प्लेसेंटा के द्वारा प्राप्त होता है। प्लूटो ग्रह को किसने खोजा था, प्लूटो ग्रह है जिसे नोवा ग्रह माना जाता था, इसको खगोलविद क्लाइड डब्ल्यू टोम्बा के द्वारा खोजा गया था और ये कब खोजा गया था, 1930 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, तो 1796 में अंग्रेज चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। पृथ्वी की वायुमंडलीय परतों का ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम आपको बताना है, तो सबसे नीचे है पृथ्वी में क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल है और लास्ट में यहाँ पर बाह्य मंडल हो जाएगा। ये सही क्रम आप देख सकते हो। अंतिम सवाल देखिएगा, बाकी ये एक फैक्ट है कि ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है, तो ओजोन परत है पृथ्वी के समताप मंडल का एक क्षेत्र है। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था, तो इनमें से दिमित्री मेंडलीव करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन सबसे ज्यादा किस में होता है, CO2 का उत्सर्जन। ये ऑप्शन दे रखे थे सवाल में, ये एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है। तो दोस्तों यहाँ पर पार्ट सेकंड के 100 और क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सीरीज से जुड़ने के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जो भी कैंडिडेट पार्ट फर्स्ट नहीं देखे हैं जिसमें इसी प्रकार से 100 और क्वेश्चंस कवर किए थे तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट थर्ड आ जाएगा, तो मिलते हैं पार्ट थर्ड के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।